हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो है एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत ही अजीब और गरीब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे जो बिल्कुल बेसिक से होंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल भी आपको कराएंगे। साथ साथ में आपका नंबर सिस्टम आपका पूरा हो चुका है। अब नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बन चुके थे टोटल आपके 10 पार्ट बने हुए हैं, आधा आधा घंटे के। कोई 45 मिनट का है, कोई 25 का है, कोई आधा घंटे का है, कोई 35 मिनट का, कोई 37 मिनट। लगभग 6 घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है पूरे नंबर सिस्टम की। पूरा टोटल 6 घंटा हो चुका है नंबर सिस्टम का। और इसकी जो रही प्रैक्टिस की बात, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है कल का इंतजार करिए। हम आपको प्रैक्टिस के लिए इसको कुछ आपको बताएंगे क्या करना है आपका। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे कैसे। हम आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उस टेस्ट में आपको शामिल होना पड़ेगा और उस टेस्ट को आपको देना पड़ेगा और ये चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करके टेस्ट के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। 10-10 कर या 15 कर लूँगा या 10 कर लूँगा। जो है टोटल आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा और जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करा दूंगा। उसको आपको ध्यान में रखना है। मैं क्वेश्चन उनको अलग से जो है, जो भी आपके यूपी टेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचर एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने अलग करा लिया है और अलग करा के सेव करा रहा हूँ। ठीक है, अभी काम चल रहा है, मैं उसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना ये है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना कैसे है, आपको सर्च करना है हाईवे क्लासेस ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप लिख कर आए उस पर आपको जो है वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, नहीं तो अगर ना समझ में आए तो आप हमें मैसेज करना 9935001225 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस पर पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा ये वाला। ठीक है, ऑफिशियल नंबर है, तो आप इस पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है। प्रैक्टिस के लिए चिंता नहीं करनी है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आपका वो ऑनलाइन टाइप में टेस्ट रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा मैंने सोचा है वो आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एंड एचसीएफ में चैप्टर का नाम है, आप डाल लीजिएगा अपने नोट्स में, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पर एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जो इसके नीचे से इसको ले चलते हैं, एक हेडिंग लगा लीजिए, गुड़ज। क्या लगा देंगे? गुड़ज। हिंदी में गुड़ज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये हमको मल्टीपल पढ़ना है। गुड़ज क्या होता है? तो देखो, गुड़ज अगर आपको निकालना है तो आप ध्यान देना पड़ेगा गुड़ज के लिए। जैसे हम कहें हमें जो है 5 के गुड़ज बताओ, तो 5 के गुड़ज कैसे बताओगे? 5 का गुड़ज एक 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। तो ये 5 के गुणज हैं और ऐसे आगे भी चलता चला जाए। यानी कि 5 का पहाड़ा, ये 5 का गुणज कहलाता है। 5 का गुणज मतलब जिसका हम लोग गुणज निकाल रहे हैं और उसमें हम लोग भाग कराएंगे तो पूर्णतः भाग होगा। जैसे 5 के गुणज में ये जो 5 के गुणज आएंगे, जब हम लोग 5 से भाग कराएंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि ये 5 का गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल, यानी कि 5 के मल्टीपल अगर हम कहें 5 के मल्टीपल लिखो, तो 5 के मल्टीपल लिखना बड़ा आसान, 5, 10, 15। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बने कि 6 के प्रथम 6 गुणज बताइए, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये हो जाएगा। और जब आगे आप अच्छे से सवाल पढ़ेंगे तो इन गुणजों का आपसे योग भी पूछा जाएगा कि भाई इन गुणजों का योग कैसे करेंगे, तो इसको भी अभी हम बता देंगे यहीं पर, नंबर सिस्टम से जोड़कर बताएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो देखो, गुणज तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 7 के प्रथम 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अगर आपसे पूछ लें कि भाई 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो कैसे लिखोगे? तो देखो, पहले तो लिखेंगे पहला गुणज होगा 7, दूसरा होगा 14, और फिर होगा 21, और फिर होगा 28, 35, 42, 49, 56
और 63 और फिर 70। तो ये देखो 10 हो गए गुणज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 का टोटल, 7 का टोटल पहाड़ा समझ लीजिए। अब इसको जोड़कर बताना है, तो कैसे जोड़ोगे बताओ, है कोई आइडिया जोड़ने का? आप इसको नीचे ऊपर लिखकर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपके 20 गुणा जा जाए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक तरीका है कि हम इनका औसत निकाल लें। देखो कैसे, एक तरीका बता देते हैं। औसत बराबर देखो क्या होता है, औसत बिल्कुल बेसिक बता दे रहे हैं। औसत बराबर होता है भाई योग बटे संख्या, मतलब औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर हमको औसत पता हो और संख्या पता हो और इन दोनों की गुणा करते हैं तो संख्याओं का योग निकल आता है। देखो यानी कि अगर आपको यहीं से हम पूछें योग बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो सर योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। ऐसे कैंची गुणा हो जाएगी, औसत गुणे संख्या। बात सही। यानी कि अगर औसत पता है और संख्याएं भी पता हैं तो हम लोग योग निकाल सकते हैं। कैसे? योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। ठीक है, तो यानी कि हमको औसत पता चल जाए और संख्या पता चल जाए तो योग पता करना बड़ा आसान है। और हम बता दें औसत पता करना भी बड़ा आसान है। अगर संख्याओं में एक सिस्टम से यानी कि डिफरेंस समान है, अंतर समान है, तो औसत निकालना बड़ा आसान है। कैसे? देखो 7 14 में 14 का 7 का अंतर, 14 21 में 7 का अंतर, मतलब सब में 7 का ही अंतर है क्योंकि 7 के गुणज है। तो औसत निकालना बड़ा आसान है। जब अंतर समान हो तो औसत कैसे निकालते हैं देखना। पहला पद लिखते हैं यानी कि 7 और अंतिम पद लिखते हैं यानी कि 70। दोनों को जोड़ सकते हैं और 2 से भाग कर देंगे, बस ये औसत आपका निकल आएगा। अगर ये औसत है और तो हमें तो योग चाहिए था, इसका मतलब योग कैसे निकलेगा, हमें तो योग चाहिए इन संख्याओं को, तो ये तो औसत है 70 7 + 70 बटे 2, ये तो औसत है। और औसत में जब आप संख्याओं से गुणा कर दोगे तो आपका समझ लो क्या आ गया, योग आ गया। तो संख्याएं कितनी है, तो उसने कहा भी है 10 गुणज है, तो इसका मतलब संख्या 10 है, वैसे भी 10 है, तो बस संख्या 10 है, 10 से गुणा कर लो, जोड़ लो। 2 से तो ये कट जाएगा, ये तो आ जाएगा 5, और इधर 7 और 10 77, 77 गुणे 5 कर लीजिए, आंसर है 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी कि 385 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आप वैसे भी जोड़ देना। अभी एक छोटा सा सवाल लिखेंगे और जोड़ कर दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे इस चीज को। ठीक है, मिटाते हैं, अगला सवाल समझते हैं। देखो पूछा जाए कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए, मतलब योग बताइए। औसत भी पूछ सकता है। देखो औसत 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। चलो 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, तो ध्यान देना। पहला होगा 5, दूसरा होगा 10, 15, 20, 25 हो गए 5, 1 2 3 4 5। अगर आप इसको सबको जोड़ो तो आसानी से जोड़ सकते हो। 25 और 20 45, 45 और 15, 45 15 60 और 10 70 और 5 75 हो रहा है। मतलब इन सबका योग कितना हो रहा है, 75। तो चलिए हम लोग उस फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, पहले तो औसत निकालना, और औसत निकालना बड़ा आसान है। पहला पद प्लस अंतिम पद भाग कितने से, 2 से, और गुणे में उतने से गुणा जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है, 5, तो 5 से गुणा कर लो। चलो जोड़ो, 5 25 और 5 30 बटे 2 गुणे में 5, भाई 5 25 और 5 30 और बटे में 2 गुणे में 5, 2 से काट दो यहाँ 15, तो 15 आ जाएगा। 15 अपना कितना होता है, 75 होता है। बस देखो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, इसका बात सही है। तो ये फार्मूला हमारा क्या बना, योग निकालने का, यानी कि प्रथम पद गुणे प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणे में संख्या, ये योग निकल आएगा। ठीक है, जब संख्याओं में अंतर समान हो, यहां पर हम लिख देते हैं ये फार्मूला, जब संख्याओं, ये गुणज में ही नहीं, चाहे यहां लगा देना, जब संख्याओं में अंतर समान हो, ठीक है, तो क्या करना है, योग कैसे निकालोगे, योग निकालेंगे हम लोग, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, क्योंकि 2 संख्याएं इसीलिए 2 से भाग करते हैं। अब ये भी बता दिया कि 2 से क्यों भाग करें, 3 से क्यों नहीं करें, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। और गुणे में जितनी संख्याएं हो, यानी कि यन लिख दे रहे हैं, मतलब जितनी संख्याएं हो, बस ये आपका आंसर कर देगा कोई भी सवाल का। जैसे अगर हमने कहा जैसे वो सवाल हम लगाते थे सम विषम संख्याओं का, जैसे अगर हम दे दें आपको कि 2 + 4 20 से दे देते हैं, 20 से, जैसे हमने कहा 50 + 52
+54 और ये 100 तक गया है। और बताओ योग क्या होगा। तो ये तो सम संख्याओं का योग है, इसको पीछे बता चुके हैं, लेकिन इस सवाल इस तरीके से कैसे करेंगे। तो देखो अंतर सब में समान है 2 2 का, तो बस 50 + 100/2, ये तो औसत आ गया। गुणे में संख्याएं कितनी है, तो 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं सम, 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं सम 50, ठीक है। तो 50 तक कितनी होगी 25। लेकिन अब हमें बताना है कि भाई 50 से कितनी है इसके बीच में संख्या है। तो देखो कैसे बता सकते हो आप, देखो यहाँ पर संख्याओं निकालने का एक अलग तरीका है, क्योंकि हमने आपको एक श्रेणी पढ़ाई थी समांतर श्रेणी, उससे ये तो अंदाजा लग रहा है इसलिए हम बता सकते हैं। लेकिन अगर अंदाजा ना लग रहा हो तो नहीं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर टोटल जो है कितनी संख्या नहीं पता है, तो हमें इसके लिए एक फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो बस हम इस फार्मूले को यूज करना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो उस समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा देंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 50, ठीक है, मतलब प्रथम पद 50 है, डिफरेंस कितना है डी कितने का है 2 का, और लास्ट पद कितना है 100। तो वो हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा, अंतिम पद वाला, यानी कि 100 बराबर ये वाला फार्मूला, यानी कि L बराबर A + n-1 × D, ठीक है। तो 100 ये कितना है, A है 50 + n-1 यानी ही तो निकालना है, और D डिफरेंस कितने का 2 का। तो देखो 100 इधर जाएंगे, 50 में से घटेंगे बचेगा 50 बराबर n-1 × में D कितना 2, अब 2 से काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा 25, और 25 में एक संख्या जो जुड़ जाएगी आके इधर कितना, यानी कि n बराबर कितना होगा 26 हो गया। मतलब इसमें कितनी संख्या है 26। अगर ये संख्या 52 से स्टार्ट होती तो 100 तक तो 50 होती हैं, तो 52 से स्टार्ट करो तो 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर संख्या कितनी है 26 है, तो इसलिए यहाँ पर 26 से गुणा कर देंगे। तो देखो 100 और 50 150, और यहाँ 13 से काटो 13 आ जाएगा, तो 150 × 13, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से काट देंगे, 13 × 5 = 65 के 5 हाथ से लगे 6, 13 कम 13 और 6 19, ये 1950 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो बस हमने एक तरीका बताया है, बस हम लोग तो गुणज लासा मासा पढ़ रहे थे, ये तो नंबर सिस्टम की बात बता दी हमने। तो बस ये फार्मूला ध्यान रखना है, अगर आपको गुणज का योग पूछ ले कहीं पर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो गुणज का उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 12 के 2 गुणजखंड, एक 12 हो जाएगा, खुद दूसरा जो है 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हेडिंग लगाएंगे गुणनखंड। क्या लगाएंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड में कैसे सीखेंगे, तो गुणनखंड और गुणन अलग अलग बात है। गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर। तो आपने देखा होगा फैक्टर निकाले होंगे अपने हाई स्कूल 10th और 8th क्लास में काफ़ी मात्रा में। तो फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड। और गुणज मतलब होता है मल्टीपल, और गुणनखंड होता है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे एक संख्या ली हमने 20, हमने कहा 20 के बताओ गुणनखंड क्या होंगे, 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड की बात करोगे तो 20 का गुणनखंड एक भी होता है, 2 भी होता है, 3 नहीं होगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ना 6 होगा, ना 7, ना 8, ना 9, 10 होगा। अब ना 11, 12, 13, 14, 15 कोई नहीं होगा, सिर्फ 20 होगा। तो ये है गुणनखंड किसके, 20 के, यानी कि 1 2 3 4 5 जो है 2 2 4 तो 6 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 6। तो ये होता है गुणनखंड। क्या होता है, उस संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता है गुणनखंड, मतलब कोई भी। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वो खुद अपनी एक स्वयं संख्या होती है, यानी कि 20 है। अगर 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड अगर पूछ लिया जाए तो 20 का सबसे गुणनखंड बड़ा 20 ही होगा। 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड 25 ही होगा। 50 का सबसे बड़ा गुणनखंड 50 ही होगा। मतलब गुणनखंड जो होते हैं, अगर आप उस संख्या में भाग कराओगे तो पूरा पक्का जाएगा। जैसे 1 से 20 में भाग कराओ 20 बार जाएगा, 2 से कराओगे 10 बार, 4 से कराओगे 5 बार, 5 से कराओगे 4 बार, 10 से कराओगे 2 बार, 20 से कराओगे 1 बार, यानी कि पूरा भाग जाएगा गुणनखंड में। ये गुणनखंड होते हैं। जैसे हमने 30 लिख लिया, 30। अब आपसे सवाल क्या बन सकता है, बताओ 30 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 30 को पूरा विभाजित करते हैं। कितने गुणनखंड, नंबर पूछ रहे हैं। ये तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और 4 नहीं होगा, 5 होगा, और 6 होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, अब फिर 15 होगा, और फिर 30 होगा। तो आप देख रहे हैं कितने गुणनखंड निकले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड निकले। कितने गुणनखंड, 8। तो अब इन 8 को पूछ सकता है, बताओ 30 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 30 को पूर्णतः काट देंगे। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8। लेकिन ये तो 30 में 8 है, लेकिन कहीं अगर 120 80 360 150 720 1040 ऐसे करके कुछ आ जाए तो फिर कैसे निकालोगे, उसके लिए आप फंस जाओगे। तो उसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं कि गुणनखंड की अगर आपसे कुल संख्या पूछ ले तो कैसे बताओगे, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड
ये होते हैं अच्छा 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड 30 देखो है, 30 से बड़ा गुणनखंड हो ही नहीं सकता, यानी कि संख्या से बड़ा गुणनखंड नहीं होता है, ये आप रट के रखो दिमाग में। ओके चलो मिटाते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे गुणनखंडों का योग, यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या, योग नहीं गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है भाई, गुणनखंडों की कुल संख्या। आप लोग सोच रहे होंगे लासा मासा शुरू किया, लेकिन लासा मासा की तो सवाल ही नहीं आए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहे हैं जो कहीं पर बड़े मुश्किल से ढूंढ कर मिलती है, क्योंकि लासा मासा में सीधे सवाल रखा सीधे पढ़ा दिया। हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस हम आपको अलग से कराएंगे दूसरी तरीके से। ठीक है, वहां पर करना है और अपने आप को अंदाजना है कि हमने जो सीखा है क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हम आपको करेंगे। ठीक है, चलो तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है गुणनखंडों की कुल संख्या, तो कैसे निकालेंगे चलो सीखते हैं। जैसे हमारे पास एक 30 था, तो अभी आपने देखा कि 30 के कितने गुणनखंड हुए थे 8, तो कैसे निकालेंगे। अब देखना इसके लिए तरीका बताते हैं। तो पहले जो भी संख्या उसको 30 को लिख लो और इसके कर लो ऐसे भाग, गुणनखंड कर लो इसके ऐसे। तो देखना गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है। तो 2 से भाग करो, यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 2 से भागने जाएगा 3 से आएगा 3 15 और 5 एकम 5, ऐसे कर लेना है। अब जो भी गुणनखंड है उसको लिख लेना है, क्या उसको लिख लेना है। तो देखो 2 आया, गुणे 3 आया, गुणे 5 आया, और जितनी भी गुणनखंड आए हैं उनको उनकी घात के रूप में लिखना है। यानी कि 2 कितनी बार आया, एक बार आया, 3 कितनी बार आया, एक बार आया, 5 कितनी बार आया, एक बार आया। अब देखो अगर ये एक एक बार आया तो एक एक लिखना है, अगर ये दो बार आया होता तो दो, 3 बार आया होता तो 2 की घात 3 लिखते। अब जितनी ये घातें हैं उनमें एक एक जोड़ के गुणा कर दो। तो एक में एक जोड़ोगे गुणे, फिर एक में एक जोड़ोगे गुणे, फिर एक में एक जोड़ोगे, ये यानी कि घातों को एक एक जोड़ देना फिर गुणा कर देना। मतलब एक एक कितना 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। पहले भी 8 था, तो क्या समझे, यानी कि पहले तो हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 2 3 5 आ जाएगा, और जब 2 3 5 आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको क्या उसकी घातों में लिखेंगे और घात में एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे, एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो अगला देखो 60, यानी कि हम लोग 60 के निकालते हैं 60। तो 60 के कितने कुल गुणनखंड होंगे, तो देखो कैसे चेक करेंगे। पहले तो हम लोग 2 से काट देंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, और फिर 3 से काट देंगे 3 5 15, और फिर 5 से काट देंगे 5 एकम 5। अब इनको घात में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे में। 3 कितनी बार, एक बार। 5 कितनी बार, एक बार, इसको ऐसे लिख देना है। तो 2 में एक जोड़ दो कितना 3, गुणा कर दो। 1 में एक जोड़ दो 2, 1 में एक जोड़ दो 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे 12 गुणनखंड होंगे। बस ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेक्चर को जरूर शेयर करना मेरे भाई सब लोग, जिससे कि हम आपके साथ बने रह जा पाए। ठीक है, चलो 120 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 120 को पूरा पूरा काट देंगे, ऐसे पूछ लेंगे। तो चलो 2 से काटो भैया, तो यहाँ जाएगा 60, काट दो 30, काट दो 30 को 15, फिर 3 से काटो 3 5 15, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार, गुणे में 3 कितनी बार आया, 3 तो एक ही बार आया। 5 कितनी बार आया, 5 तो एक ही बार आया। तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, तो देखो भाई, तो 2 में 3, 2 की घात 3 है, मतलब 3 घात में एक जोड़ देंगे गुणा करेंगे। 3 में एक जोड़ दो 4, 1 में एक जोड़ो तो 2, 1 में एक जोड़ो तो 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इसके 16 गुणनखंड होंगे, ये आंसर है। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल ले लेते हैं और उसी से ये सवाल को फिनिश करते हैं। इसका एक सवाल लेते हैं 360। तो 360 की कुल कितने संख्याओं से भाग किया जाता है, एक और लेते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा। 2 एकम 2, बचा 1, 2 8 16, 180 आ गया। फिर 2 से भाग करो 90 आ गया, फिर 2 से 90 में भाग करोगे 45 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करो 3 एकम 3, 3 15 15 आ गया। फिर 3 से भाग करो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से भाग करोगे 5 एकम 5 आ जाएगा। देखो तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, 2 कितनी बार आया 3 बार, और 3 कितनी बार आया 2 बार आ गया। 5 कितनी बार आया 1 बार आ गया। तो जो जितनी बार आ जाए उसको लिख लेना है, और यहाँ पर घात में एक गुणा जोड़कर गुणा करानी। तो 3 में एक जोड़ दो 4, गुणे में 2 में एक जोड़ दो 3, और 1 में एक जोड़ दो 2, तो 4 3 12 दूनी 24, मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे 24 फैक्टर होंगे। आप इसको याद रख लो। ओके, उम्मीद है याद रख पाएंगे आप। ठीक है, अच्छी बात है, चलो मिटा देते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इनका योग, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने 30 लिए, तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, 2 होता है,
3 होता है 5, 6, 10, 15 और खुद 30। तो कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसा 8 बोले। अब इन सब का जोड़ पूछ सकता है कि इन सबको जोड़ के बताओ, जैसे 30 और 15 45, 10 55 और 6 55 6 61 और 5 66 और 3 69 और 1 70 2 72, मतलब इसके गुणनखंडों का योग कितना आया? 72। तो यही हमको चेक करना है। मान लो 360 आ जाए तो फिर कैसे चेक करोगे? ये तो हमने जोड़ के चेक कर लिया। तो इसके लिए भी तरीका है, यहाँ पर सीखो। गुणनखंडों का योग, हेडिंग लगाएंगे गुणनखंडों का योग, संख्याओं के गुणनखंडों का योग। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, किताबों में ढूंढने से मिलता नहीं है। गुणनखंडों का योग, ठीक है। गुणनखंडों का योग पूछेंगे तो कैसे करोगे? गुणनखंडों का योग तो देखो कैसे करना है गुणनखंडों का योग। तो ध्यान दें, गुणनखंडों का योग के लिए आप ध्यान रखें, इसके जैसे जिसके भी पूछे जाए, जैसे अभी 30 के ही थे तो 72 आया था। अभी ये चीज को चेक करते हैं। तो 30 के पहले तो गुणन करो, फैक्टर करो। 15 2 से कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 से कटो 3 5 15 और 5 एकम 5। जो आया उनको लिख लेना है, यानी कि 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो जो आया उसको लिख लेना है। फिर क्या करना है, जितनी भी घात हो उसमें एक एक जोड़ देना है। क्या करना है? जितनी भी घात हो उनमें एक एक जोड़ देना है। तो देखो इसको करेंगे कैसे? अब इसको 2 की ऊपर एक एक घात है सब में, तो अब सबकी एक एक घात बढ़ाओ। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 की घात 2 लिखेंगे, -1 करेंगे और बटे में 2 - 1 करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे गुणा। अब 3 है, 3 घात 1 है तो लिखेंगे 3 घात 2 में से 1 घटा देंगे और नीचे भी 3 में से 1 घटा देंगे। ऐसा करेंगे गुणे में, ये रूल है, ऐसे समझ लो। 5 लिखेंगे, 5 घात 2 लिखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे और नीचे भी 5 में से 1 घटाएंगे। मतलब घात में तो 1 बढ़ा लेना, उसमें से घटा के 1 लिखना, और जो जिसके फैक्टर है उसमें भी से नीचे से 1 घटा लेना। नीचे घात नहीं है, देखो 2 का 2 लिखा है, 3 का 3, 5 का 5, ऐसे करके लिखना है आपको। ठीक है, आप आइए चेक करते हैं। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 की घात 2 कितना होता है? 4। भाई 2 की 2 बार गुणा 4, 4 में से 1 गया 3, तो ऊपर कितने लिखेंगे? 3। अच्छा, नीचे 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिख लो गुणे। 3 घात 2 कितना होता है? 9। भाई 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8 लिख लो। अच्छा, नीचे 3 में से 1 गया तो 2 लिख लो गुणे। 5 घात 2 होता है 25, तो 25 में 1 जाएगा, बचेंगे भैया 24, तो 24 लिख लो। नीचे 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया भैया, बचा कितना? 4, तो नीचे 4 लिख लो। बस अब काट कर लो। तो देखो 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गए, 24 3 72, ऊपर 24 बचा, 3 बचा, 24 3 72। तो देखो बस हमारा यही आंसर है। और अभी हमने आपको योग करके भी दिखाया था कि गुणनखंड का 30 के गुणनखंड करके योग करके कितना आया था? तब 72 आया था। तो आपको लग रहा है वो छोटा सवाल था इसलिए उसमें आसान है, लेकिन अगर बड़े बड़े सवाल को जोड़ना पड़ जाए तो आपकी टाइम फिर। ठीक है, अगला देखो 72, इसका आंसर हो जाएगा 72। चलो भाई अगला सवाल बढ़ा लेते हैं थोड़ा। 120 के गुणनखंडों का योग बताओ। तो चलो 120 के गुणनखंड करते हैं। 60, 30, 15, 3 से काट देंगे 5 और फिर 5 एकम 5। तो चलो इसके गुणनखंड लिखते हैं। तो 1 2 3, यानी कि 2 कितनी बार आ गया? 3 बार, गुणे में 3 कितनी बार आ गया? 1 बार। 5 कितनी बार आ गया? 1 बार। अब इसको कैसे करना है गुणनखंडों के योग के लिए? ध्यान रखना, इसको याद रखना कि 2 की घात 3 है तो इसको 4 लिख लेंगे, 1 घटा देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे। बस 3 घात 1 है तो 3 घात 2 लिख लेंगे, 1 घटा देंगे और नीचे 3 में से 1 घटा देंगे। गुणे में 5 घात 1 है तो 5 घात 2 लिख लेंगे, 1 घटा देंगे, नीचे 5 में से 1 घटा देंगे। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। तो देखो 2 की घात 4 कितना होता है? इसका मतलब 2 की 4 बार गुणा करने पड़ेगी। कर लो भाई। 2 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की घात कितना होता है? 16। और हमने पीछे आपका याद हो तो हमने बताया था 2 की घात 20 तक याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1 घटा के बटे में 2 में से 1 गया, 1 ही आएगा नीचे। गुणे 3 घात कितना होता है? चाहो तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, क्यों लाइन बर्बाद करोगे? देखो 2 की घात 4 16 होता है, 16 में से 1 गया 15 और बटे में 1 गुणे। अब देखना 3 घात 2 9 होता है भाई, 3 3 9, 3 की 2 बार गुणा करोगे 9, 9 में से 1 गया 8 और नीचे 3 में से 1 गया 2। 5 घात 2 होता है 25, 25 में से 1 घटाओगे बचेगा 24 और 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4। तो चलो भाई काटते हैं। 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, 15 गुणे 24 करना है। तो देखो भाई 15 गुणे 24, तो 15 चक्कू 60 के 0, हासिल लग गया कितना? 6। तो 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360। मतलब इनके गुणनखंडों का योग कितना होगा? 360 होगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लो। 15 चक्कू 60 के 0, हासिल लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, बस 360 आएगा। ये होता है गुणनखंडों का योग। उम्मीद है सीख चुके होंगे। चलिए हम आपको एक सवाल दे देते हैं और आप हमें इसका गुणनखंडों का योग बता के निकाल के हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कहना ऐसे लिखना है 360 का गुणनखंड, ऐसे क्वेश्चन है ये आपके लिए HW।
कहा गया है 360 के गुणन खंडों का योग कितना होगा। 360 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके जाना और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दिखाना, सबका आंसर देखेंगे। ओके।